हॉलीवुड में सीक्वल्स और फ्रेंचाइजी की कमी नहीं है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडियंस जिस मूवी की कहानी या सीक्वल का इंतजार करती है वो आगे कभी बढ़ता ही नहीं। ऐसे में हॉलीवुड के अंदर कई सारे ऐसे वेस्टेड पोटेंशियल्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी मूवीज के बारे में जो बेसिकली सीक्वल्स डिजर्व करती हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2009 की नील ब्लॉमकैम्प की डिस्ट्रिक्ट 9 मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है और मैं मानता हूँ कि अपने जमाने से कहीं आगे की मूवी थी, जो एलियंस के थ्रू ही ह्यूमैनिटी, रेसिज्म, सोशल सेग्रीगेशन, इलीगल इमिग्रेशन और रिफ्यूजी कैंप और उनकी प्रॉब्लम्स को एलियंस के नजरिए से दिखाती है, जिसमें साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कुछ एलियंस आकर रहने लगते हैं और उन्हें साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट 9 अलॉट करती है। इन सब के ऊपर 2009 के जमाने के हिसाब से इसका बेहतरीन और सीमलेस विजुअल इफेक्ट्स इस मूवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बट इतनी सारे बेहतरीन चीजों के ये मूवी खुद को फाइनेंशियली साबित नहीं कर पाई। हालांकि इस मूवी को $30 मिलियन की बजट पर बनाया गया था और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $210 मिलियन कमाए थे। बट इस मूवी की रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद रिलीज हुई इंग्लोरियस बास्टर्ड्स, जिसने इस मूवी के रेवेन्यू को 49% से भी ज्यादा कम कर दिया था और शायद ये चीज स्टूडियो को काफी डिसअपॉइंटिंग लगा था, जिसके कारण इसकी सीक्वल जो कि डायरेक्टर नील ब्लॉमकैम्प डिस्ट्रिक्ट 10 के रूप में बनाना चाहते थे उस समय नहीं बना पाई। अल्टीमेटली नील ने रिसेंटली रिलीज हुई अपनी मूवी ग्रैन टरिज्मो के प्रीमियर के दौरान इस बात को कंफर्म कर दिया कि अब वो इस मूवी पर काम नहीं करेंगे। खैर, डिस्ट्रिक्ट 9 के सीधे एक साल पहले रिलीज हुई थी हैनकॉक, जो अपने आप में काफी मजेदार और फनी विल स्मिथ मूवी तो थी ही, लेकिन इसके इमॉर्टल सुपर हीरो, उसकी पावर, उसकी माइथोलॉजी, उसकी हिस्ट्री और बहुत कुछ ऐसी चीज थी जो अगर कोशिश किया गया होता तो ये एक पूरी की पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्रेंचाइजी बन सकती थी और शायद हमें द बॉयज से पहले ही द बॉयज जैसा कुछ देखने को मिल जाता, जिसकी एक अच्छी खासी झलक हमें हैनकॉक मूवी के अंदर देखने को मिली थी, जो अपनी पावर्स को लेकर इस दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। बट इसका फ्यूचर बन ही नहीं पाया और इसके सीक्वल डेवलपमेंट हेल में झूलती रही क्योंकि विल स्मिथ के पास इस मूवी के लिए शेड्यूल नहीं था। साथ ही साथ इस मूवी का वीक क्रिटिकल रिसेप्शन भी इस मूवी के सीक्वल के न बनने का कारण बनी। बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अंडररेटेड सुपर हीरो मूवी है जिस पर काम करना चाहिए था। 2014 की टॉम क्रूज स्टारिंग एज ऑफ टुमारो एक बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, जो ऑल यू नीड इज अ किल नाम के मांगा से उठाई गई थी। अब वैसे तो इस तरह का टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले हॉलीवुड में दिखाया जा चुका है ग्राउंड हॉग डे जैसी मूवी के अंदर, बट स्पेसिफिकली इस एक्शन मूवी के अंदर ये बेसिकली किसी वीडियो गेम की तरह फील होता है, जहाँ पर आप एक लेवल को पूरा नहीं कर पाते और दूसरी लाइफ में दूसरे चांस के साथ आप उसे पूरा करते हैं। क्रिटिकली ये मूवी तो बहुत ही बेहतरीन साबित हुई थी, बट इस मूवी को $178 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जिस पर ये सिर्फ और सिर्फ $370 मिलियन ही कमा पाई। एंड ऑफ कोर्स इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस रिटर्न न होने के कारण इस मूवी के सीक्वल को डिले किया गया। साथ ही साथ एमिली ब्लंट और टॉम क्रूज के कई सारे शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते भी इस मूवी को कई बार शेल्फ किया गया। सीक्वल के साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जुड़ सकती थी और यहाँ पर बेसिकली सीधे एलियन इन्वेजन के डे को एक्नॉलेज किया जा सकता था। बहुत सारी खबरें तो ऐसी भी थीं कि इस पर सीधे HBO Max पर एक टेलीविजन सीरीज आने वाली है, बट उसका भी कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं फ्यूचर में होता क्या है। ब्रैड पिट की एक बहुत ही यूनिक सर्वाइवल ज़ॉम्बी मूवी साबित हुई थी वर्ल्ड वॉर Z, जो फैंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसी पॉपुलैरिटी के चलते इसकी वीडियो गेम्स भी आई थी। अपने 200 से $250 मिलियन के बजट पर इसने $540 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जो कि काफी अच्छा खासा डिसेंट नंबर है। बट शायद ये नंबर पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए काफी नहीं था इस बात को समझने के लिए कि मूवी लोगों के बीच में कितना हिट होने वाली है। मूवी के अंत तक ये बात दिखाई जाती है कि एक वैक्सीन को क्रिएट किया जाता है जिससे बेसिकली ज़ॉम्बीज ह्यूमन से रिपेल करते हैं और इसका इस्तेमाल मिलिट्री करती है ज़ॉम्बीज को इरेडिकेट करने के लिए। लेकिन इसके इस्तेमाल, डिस्ट्रीब्यूशन, उससे जुड़ी हुई पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स जैसे कई बड़े मुद्दे हो सकते थे जिसका इस्तेमाल सीक्वल में किया जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली साल 2019 में इस बात को रिपोर्ट किया गया कि चाइनीज गवर्नमेंट एक्चुअली ज़ॉम्बी, घोस्ट
और ऐसी कई सारी मूवीज को आउटराइट बैन कर रही है, जिसके कारण पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस मूवी के सीक्वल को ही कैंसिल कर दिया। लेकिन इस साल कुछ ऐसी खबरें भी उठी हैं कि इसके सीक्वल पर काम चालू किया जा सकता है, बट फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मार्वल और डीसी के ही कॉमिक बुक के सुपर हीरोज को जाना है तो लिटरली आपने कई सारे कॉमिक बुक लेजेंड्स को मिस किया है। उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन सुपर हीरो स्लैश एंटी हीरो कॉमिक बुक लेजेंड है ड्रेड, जिस पर 80s के जमाने में ऑलरेडी सिल्वेस्टर स्टेलोन ने एक मूवी बनाई थी, बट बेसिकली इसका रिबूट साल 2012 में आया, जिसमें अपने द बॉयज के बिली बुचर यानी कार्ल अर्बन लीड में थे। इस मूवी को जिसने भी देखा उसे पसंद तो बहुत आया, बट इस मूवी की इतनी पुअर मार्केटिंग की गई कि लोगों के बीच में पॉपुलर हो ही नहीं पाए। साथ ही साथ कार्ल अर्बन उस समय कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे और स्टूडियो के बॉक्स ऑफिस रिसेप्शन के कारण भी इसके सीक्वल को ग्रीन लिट नहीं किया गया। एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत हद तक पनिशर की तरह ही है, जो मेगा सिटी के क्राइम और उसके पॉलिटिक्स से डील करता है। ये बहुत हद तक बैटमैन और पनिशर का कॉम्बिनेशन है, जिसे एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में भी, और होपफुली स्टूडियो इसे रिवाइव जरूर करे। मैं जानता हूँ क्रिस्टोफर नोलन सीक्वल्स पर काम नहीं करते। बैटमैन की ट्रिलॉजी एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि बैटमैन के विलन्स की रोग गैलरी अपने आप में लेजेंडरी है और उन्हें काफी यूनिक तरीके से क्रिस्टोफर नोलन ने तीनों मूवीज के अंदर इस्तेमाल किया था। बट मेरे हिसाब से क्रिस्टोफर नोलन को अपनी मूवी इंटरस्टेलर को एक बार फिर से विजिट जरूर करना चाहिए, जहां पर इस बार कहानी डॉक्टर कूपर की ना होकर डॉक्टर ब्रैंड की हो, कि आखिर कैसे एक नए ग्रह पर डॉक्टर ब्रैंड लाइफ को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगी, और क्या ह्यूमन बीइंग्स जो बेसिकली कूपर स्टेशन पे बच गए थे वो डॉक्टर ब्रैंड से कभी मिल पाएंगे या नहीं। ऐसी बहुत सारी थीम्स को एक्सप्लोर किया जा सकता था, बट शायद ये क्रिस्टोफर नोलन का मूड ही था कि उन्होंने इस मूवी को वन ऑफ ही रखा। 2005 की कियानू रीव्स की कॉन्स्टेंटीन का भी अपना एक बहुत ही सेपरेट कल्ट फैन बेस है। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि मॉडर्न टाइम्स में बहुत बार इस बात की कॉन्फर्मेशन दी गई है कि कॉन्स्टेंटीन 2 बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलने वाला है, बट जेम्स गन की नई यूनिवर्स के अंदर वो किस तरह से फिट बैठेगा, और क्या वो बेसिकली सोर्स बनेगा स्वैम्प थिंग, जटाना और पूरी की पूरी जस्टिस लीग डार्क का, ये तो जेम्स गन ही जाने। क्योंकि डीसी के अंदर एक बार फिर से कियानू रीव्स का वापस आना डीसीयू के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। खैर, मास्टर स्ट्रोक से याद आया, वार्नर ब्रोस ने एक और मास्टर स्ट्रोक लगाया था साल 1999 में, जब हमें देखने को मिला था द आयरन जायंट। एंड बिलीव मी, द इनक्रेडिबल्स के डायरेक्टर ब्रैड बर्ड की एक बहुत ही अंडररेटेड एनिमेटेड मूवी है, जिसे शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। एंड ट्रस्ट मी, ग्रूट से पहले आयरन जायंट के रूप में विन डीजल की परफॉर्मेंस लाजवाब थी, जिसका एक सीक्वल आना बहुत जरूरी था, जो एक्सप्लोर करता आयरन जायंट की बैक स्टोरी या उसकी ओरिजिन कहानी को। साथ ही साथ कोल्ड वॉर के जमाने में आयरन जायंट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता और क्या वो एक वेपन बनता, ये भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकता था। बट पुअर फाइनेंशियल रिसेप्शन के कारण ये मूवी भी दब गई। सलमान खान की वांटेड से पहले भी हॉलीवुड में एक वांटेड आई थी, जो बेसिकली इसी नाम के मार्क मिलर के कॉमिक बुक पर बेस्ड थी, और इसका एक सिंपलटन इंसान का एक एक्सपर्ट असैसिन में चेंज करने का पूरा प्रोसेस काफी गजब का था, जिसमें जेम्स मैककॉय ने काफी बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी थी। खैर, इस मूवी का पूरा आर्क तो इस मूवी के अंदर ही खत्म हो गया था, बट लूम ऑफ फेट जो ऑर्गेनाइजेशन थी एक्सपर्ट असैसिन्स की, उसके ओरिजिन को एक्सप्लोर किया जा सकता था इसकी एक प्रीक्वल मूवी के साथ। प्रिंस ऑफ पर्सिया वीडियो गेम सीरीज एक बहुत ही लेजेंडरी गेम सीरीज है, जिसे हर पीसी गेमर ने लगभग अपनी लाइफ में कभी न कभी खेला जरूर होगा। बट सिनेमैटिक सेंस में इसे एक्चुअली साल 2010 में अडॉप्ट किया गया, जिसमें एक्टर जेक जिलेनहॉल ने लीड का रोल प्ले किया था। डिज्नी के अंदर बनी ये मूवी दिखने में तो काफी ज्यादा शानदार थी, बट फिर भी ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। साथ ही साथ इस मूवी को मिले थे मिक्स्ड रिव्यूज, और इस मूवी पर एक्यूजेशन लगा था व्हाइट वॉशिंग का, जहां पर ये गेम बेसिकली मिडिल ईस्टर्न सेटिंग्स के साथ आती है, बट मोस्टली इस मूवी के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स को व्हाइट एक्टर्स ने प्ले किया था।
खैर इन सब चीजों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो इस मूवी के अंदर बहुत कुछ था एंजॉय करने के लिए। और डेफिनेटली अगर इस मूवी के सीक्वल्स को बनाया गया होता तो प्रिंस ऑफ पर्शिया की माइथोलॉजी कई तरीके से एक्सप्लोर की जा सकती थी और पॉसिबली इसकी गेम फ्रेंचाइजी को भी एक बार फिर से रिवाइव किया जा सकता था, जो असैसिन्स क्रीड के आने के बाद बंद पड़ गई थी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और कौन कौन सी मूवी के बारे में जानते हैं जिसका सीक्वल जरूर आना चाहिए था, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार टॉपिक है तो उसे भी मेंशन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।